हेलो एवरीवन, आकार आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो इस लेक्चर में हम लोग द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। हम देखेंगे कि जो अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी होता है या फिर आपके स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उनके प्रीलिम्स एंड उनके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एडिटोरियल से न्यूज़पेपर कैसे पढ़ सकते हैं, क्या रेलेवेंट कंटेंट है और क्या कंटेंट इरेलेवेंट है, ये चीज़ हम देखेंगे और समझेंगे एडिटोरियल्स में ऑथर्स क्या कहने की बात कर रहे हैं। तो मेरा नाम है मृणाल कुमार। आज है 27 दिसंबर, वेडनेसडे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स के आर्टिकल्स आए हैं। सबसे पहले तो आपका है आर ग्रेजुएट्स फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। इसके कुछ डेटा की बात करी है एंड अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कुछ एनालिसिस है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंडली है शॉर्ट एंड टीबी ट्रीटमेंट प्लान्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, टीबी एक बहुत भारी समस्या है इंडिया में एंड उससे रिलेटेड कुछ नए इनोवेशंस आजकल आ रहे हैं, उनको लेके बात की जा रही है। उसके बाद न्यू इकोनॉमिक्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, अभी रघुराम राजन जी की नई एक बुक आई है, उसमें उन्होंने कुछ इकोनॉमिक एनालिसिस और इंसाइट्स दी हैं, उनके बारे में डिस्कशन है। उसके बाद आउटलुक फॉर 2024 फॉर वर्ल्ड एंड इंडिया। तो साल ख़त्म होने जा रहा है और इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉसिबिलिटीज़ और क्या ट्रेंड्स हैं, क्या स्टेटस है, उसके बारे में डिस्कशन किया है। तो चलिए हम लोग एडिटोरियल एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका एडिटोरियल है आर ग्रेजुएट्स फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये वाला जो आर्टिकल है, देखिए सबसे पहले इसकी रेलेवेंस बता दूं। रेलेवेंस अगर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या क्या ट्रेंड्स हैं, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा है आज के समय में, वो जानने की ज़रूरत है। और अलग अलग कीवर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट्स कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, ठीक है, और उसको मेज़र करने के क्या क्या अलग तरीके होते हैं, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिन पे एम्प्लॉयमेंट डिपेंड करता है, क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव चल रहे हैं एम्प्लॉयमेंट से और स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड, ये आपको प्री के लिए जानना ज़रूरी है। इससे रिलेटेड इकोनॉमी में प्री में अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड अगर मेंस की अगर बात करें तो मेंस में आपका ये GS3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंडर में आता है, ये इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। तो डायरेक्टली ये GS3 के इकोनॉमी के अंडर में आता है एंड इससे काफ़ी सारे पिछले सालों में मेंस में सवाल पूछे गए हैं। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये वाला आर्टिकल पढ़ना है। तो देखिए चलिए देखते हैं कि यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। तो आर ग्रेजुएट्स फेसिंग अनएम्प्लॉयमेंट्स, तो यहाँ पे ग्रेजुएट्स के अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात हो रही है। क्या ग्रेजुएट्स आज के समय में अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं या नहीं? तो देखिए 1932 की अगर बात करें तब M विश्वेश्वरैया जी ने एक स्टेटमेंट दिया था 1932 में, द एजुकेटेड मैन ऑफ दिस कंट्री आर सफरिंग द मोस्ट फ्रॉम द लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि जो हमारे देश के जो एजुकेटेड लोग हैं सबसे ज़्यादा नौकरी के मामले में वही सफ़र कर रहे हैं। और आज लगभग 90 साल हो गए हैं उस बात को, और आज भी कहीं ना कहीं वो चीज़ होल्ड करती है, सही, ठीक है, इट होल्ड्स ट्रू। तो पीपल हु ब्रीच, और इसका अगर बैकग्राउंड की अगर बात करें, बैकग्राउंड में देखिए अभी पार्लियामेंट में जो ब्रीच हुआ था उसमें भी जिन लोगों ने ब्रीच किया था वो बेरोज़गारी के नारे लगा रहे थे, अनएम्प्लॉयमेंट के नारे लगा रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो लोग भी थे जिन्होंने ब्रीच किया था वो यूथ थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट का ये भी बैकग्राउंड बनता है। और अगर हम प्रेजेंट डेटा की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ अलग सिनेरियो मिलता है, ये कुछ डिफरेंट पिक्चर पोर्ट्रे करता है। क्या कि देखिए 2017-18 में वन ऑफ द हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है, कितना, 6.1% का, ठीक है। लेकिन अगर हम पिछले साल का डेटा देखें 2022 से 2023, तो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में सिर्फ 3.2% है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये कहाँ से डेटा लिया है? पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे से, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और वर्क से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, ऑक्यूपेशन से रिलेटेड अलग अलग यहाँ पे डेटा कंपाइल किया जाता है और इसके बेसिस पे पॉलिसी मेकिंग में हेल्प होती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि देयर इज़ डिस्पैरिटी इन एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जितना भी अनएम्प्लॉयमेंट है भले ही कम है, लेकिन फिर भी जो हमारे कंट्री के यंग और हाईली एजुकेटेड ग्रेजुएट्स हैं सबसे ज़्यादा उनमें अनएम्प्लॉयमेंट है। और ये चीज़ सिर्फ अभी नहीं है, ये आपका 1990 से चला आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ अभी की समस्या नहीं है, अभी तो है ही, लेकिन क्योंकि ये पहले भी समस्या रही है तो इंडिया के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में कहीं ना कहीं कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है,
ठीक है। तो उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट की। देखिए अब यहाँ पे न्यूज़पेपर में आज काफ़ी सारा डेटा दे रखा है इन सारे पॉइंट्स को सपोर्ट करने के लिए। तो सबसे पहली बात, अगर हम कैरियर डिस्पैरिटी की बात करते हैं तो सबसे पहली बात करते हैं हाई एम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड इंडियंस रिवील्स आपका है फिगर 1 जो है एग्रीगेट एम्प्लॉयमेंट रेट्स। ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट रेट का देखिए क्या क्या सालों में डेटा है। देखिए ये जितना भी डेटा है ना, ये डेटा आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्योंकि अगर आपको डेटा थोड़ा बहुत याद होगा तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन थोड़ा बहुत सॉल्व करने में आपको मदद मिल जाती है। एक तो ये चीज़। दूसरी ये चीज़ कि इसका मेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आप क्वेश्चन पे आंसर लिख रहे हैं तो अगर आप डेटा को एज एन एग्जाम्पल की तरह कोट करते हैं, ठीक है, सोर्स लिखते हैं, आप डेटा लिखते हैं अपने पॉइंट के साथ, तो और ज़्यादा क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश होती है कि हाँ आपको आर्गूमेंट डेटा के साथ पता है, आप ऐसी हवा में बात नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो डेटा है आप चाहे तो कहीं नोट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो सबसे पहली चीज़ है अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर एग्रीगेट लेबर फोर्स ऑफ इंडिविजुअल्स एज बिटवीन 18 to 65। ठीक है, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है, इतने से इतने एज के बीच में, तो देखिए ये जो है 1990s से कंसिस्टेंटली लो रहा है, ठीक है, कम रहा है हमेशा इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट। लेकिन 2017 एंड 18 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी हो गया था, काफ़ी ऑलमोस्ट 5.77% था। लेकिन वहीं 2022-23 तक आते आते ये घट के हो जाता है 3.15%। तो इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट फ़िलहाल पहले के मुकाबले तो कम है। दूसरा है इंडिविजुअल्स विद हायर एजुकेशन की अगर बात करें तो जो लोग का सबसे ज़्यादा हायर एजुकेशन अटेन कर लेते हैं, सबसे ज़्यादा देखिए ट्रेंड भी यही देखा गया है 1990 से, सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट भी उन्हीं के बीच में रहता है। देखिए ये एक ऐसा ग्राफ ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया में जाता है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं ये 2017-18 का पीरियड है और ये आपका कंसिस्टेंटली लो एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ है। देखिए इतने सालों तक एम्प्लॉयमेंट जो है कांस्टेंट रहा था, कंसिस्टेंटली लो रहा था, ठीक है। उसके बाद दूसरा चार्ट है आपका अनएम्प्लॉयमेंट फॉर ग्रेजुएट्स विद डिग्रीज, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट फॉर ग्रेजुएट्स की अगर बात करते हैं पूरे लेबर फोर्स में जो ग्रेजुएट्स हैं उनके बारे में, तो देखिए 1990s से उनका अनएम्प्लॉयमेंट, उनकी जो प्रपोर्शन है अनएम्प्लॉयमेंट वो 9% रहा है। 2011 और 2012 में ये घट के 7.66 हो गया, लेकिन 2017-18 में ये आपका 17% हो चुका था, ठीक है। जो अनएम्प्लॉयमेंट था ग्रेजुएट्स के बीच में, जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी करी है या कोई भी डिग्री प्राप्त की है तो उनके बीच में सबसे ज़्यादा रहा है इस साल में। और 2022 और 23 की बात करें तो ये फिर भी कंसिडरेबली काफ़ी घट के 13% हो गया है। अब अगला आपका चार्ट है अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग ग्रेजुएट्स, ठीक है। तो यहाँ पे जब यंग ग्रेजुएट्स की बात करते हैं, यहाँ पे एज ग्रुप है, देखिए यही है चार्ट, बट अब यहाँ पे ग्रेजुएट्स को और हम अगर एज वाइज सेगमेंट करते हैं तो 18 to 29 ईयर्स की जो एज है ये आपके यंग ग्रेजुएट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो अब अगर इनका एनालिसिस करें इन्होंने अभी तक सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फेस किया है। 1993 से 1993-94 से 2004-05 लगभग 10-11 साल तक ऑलमोस्ट 1/5 ऑफ ऑल पीपल जो थे जिन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट फेस किया है उनमें से 1/5 जो है आपके यंग ग्रेजुएट्स थे, ठीक है। उसके बाद 2011 और 12 में आते हैं तो ये घट के ऑलमोस्ट 20% हो जाता है। और 2017 और 18 की बात करें तो यहाँ पे हिस्टोरिकली सबसे ज़्यादा हाई रहा है, ऑलमोस्ट 36%, ठीक है। एंड अगर 2022 और 23 की बात करते हैं तो यहाँ से घट के जो यंग ग्रेजुएट्स हैं अभी भी काफ़ी ज़्यादा देखिए अनएम्प्लॉयमेंट है बाकियों के मुकाबले, लेकिन पहले से कम हुआ है। लेकिन फिर भी ध्यान में रखने वाली बात यह है कि अपने कंट्री में जो यंग ग्रेजुएट्स हैं 18 to 29 ईयर्स के बीच में जो ग्रेजुएट्स हैं सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयड वही हैं आज के समय में। उसके बाद आता है शेयर ऑफ ग्रेजुएट्स इन लेबर फोर्स की। ये तो हमें पता है कि कितने सारे ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं, क्या कितनी सारी लेबर फोर्स है, तो ये जानने की ज़रूरत है। इसके बाद हमारे कंट्री में देखिए लेबर फोर्स जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। इसमें एग्रीकल्चरल लेबर आते हैं, इंडस्ट्रियल लेबर आते हैं और अलग अलग तरीके के लेबर आते हैं, ठीक है, कॉरपोरेट वर्कर्स आते हैं। तो इतने में कितने सारे लोग
आपके ग्रेजुएट्स हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो एम्प्लॉयड हैं सारे के सारे एजुकेटेड होंगे। हो सकता है कई लोगों ने जो ग्रेजुएशन नहीं करी हो वो भी एम्प्लॉयड हों, ठीक है। तो इसके बारे में अगर डेटा देखें, 1993 से 94 के बीच में हमारे कंट्री में पूरे वर्ग लेबर फोर्स में सिर्फ 5% लोगों के पास ही डिग्री थी, या मतलब ग्रेजुएट थे। और आज के समय में देखें तो 22-23 का ईयर देखें तो ये और 10% और बढ़ गया है, ठीक है, 15% हो गया है। आज के समय में पूरी लेबर फोर्स में मात्र 15% लोगों के पास आज के समय में ग्रेजुएशन की डिग्री है। और ये हुआ भी क्यों है? ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। जो हायर एजुकेशन सिनेरियो या स्कीम्स भारत सरकार ने जो प्रमोट करी है, ये उसका नतीजा है। तो देखिए, आज के समय में हम दो तरीके का डेटा हमने देखा। ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट का देखा जो कि 3.15% है, ठीक है, 3.15% है, ठीक है। और यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग ग्रेजुएट्स देखा हमने, जो कि कितना था? अनएम्प्लॉयमेंट अमंग ग्रेजुएट्स 13% था। और अनएम्प्लॉयमेंट अमंग यंग ग्रेजुएट्स ये था आपका 27%, ठीक है। ये आपका एक ही डेटा है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट तो कम है, लेकिन यंग ग्रेजुएट्स के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 27% है। तो ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट इज़ लो बट हाई अमंग द ग्रेजुएट्स, क्योंकि देखिए इनका परसेंटेज बाकियों से ज़्यादा क्यों है? क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी है, प्रपोर्शन है ओवरऑल लेबर फोर्स में, वो कम है। तो जो यंग ग्रेजुएट्स नहीं हैं ओवरऑल लेबर फोर्स में, अगर उस नंबर्स के हिसाब से देखें तो उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है, लेकिन जो ग्रेजुएट्स हैं उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है। तो इसलिए ओवरऑल नंबर जो है कम लगता है, लेकिन हम अगर पर्टिकुलरली इन्हें देखें तो इनके बीच में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी मात्रा में एग्जिस्ट करता है। तो ठीक है, बिकॉज द शेयर ऑफ ग्रेजुएट वर्कर्स इज़ लो। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात ये है, जो हमने यहाँ पे बात की थी, ओवरऑल लेबर फोर्स में ग्रेजुएट्स की संख्या इतनी है, ठीक है। ये बहुत सारे जो हैं, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 1/4 जो है, 1/4 से ज़्यादा जो हैं अनएम्प्लॉयड हैं। लेकिन जैसे जैसे हायर एजुकेशन हमारी कंट्री में बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे लोग और एजुकेटेड बढ़ते जाएंगे, ग्रेजुएट्स की संख्या और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई। तो देखिए, अब अगर ग्रेजुएट्स काफ़ी भारी, ऑलमोस्ट 1/4 ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड हैं। अब अगर हमारी कंट्री में ग्रेजुएट्स की संख्या अगर बहुत ज़्यादा होने लगे, ठीक है, हर साल ही हो रही है, तो वहाँ पे एक बड़ी समस्या आ जाएगी। तब हमारा ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी तब जाके बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं दैट देयर इज़ अनएम्प्लॉयमेंट अमंग एजुकेटेड। जो एजुकेटेड लोग हैं आजकल के हमारे कंट्री में, उनके बीच में बेरोज़गारी क्यों है? सबसे पहले तो एक उसका रीज़न है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कि हायर एजुकेशन सिस्टम स्पेशली, जो कि एडिक्वेट स्किल्स नहीं इम्पार्ट करता है। जो लोग ग्रेजुएट होते हैं उनको नौकरियां इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उनके पास वो स्किल नहीं होता जो कि मार्केट या फिर इंडस्ट्री डिमांड करती है, और कॉलेज या यूनिवर्सिटी उन्हें उन स्किल्स में ट्रेन नहीं करती है। और दूसरा रीज़न है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी है कि जितने सारे ग्रेजुएट्स हर साल निकल रहे हैं, जितने सारे नए ग्रेजुएट्स हमारे कंट्री में क्रिएट हो रहे हैं, उस हिसाब से उनको एब्जॉर्ब करने के लिए नई जॉब्स जो हैं वो और इंक्रीज़ नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं हमारे कंट्री में ग्रेजुएट्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उस स्पीड से जॉब्स नहीं बढ़ पा रही। तो ये आपके दो मेन रीज़न हैं। तो ये सारी बातें करी हैं इस वाले आपके FAQ वाले सेक्शन में। उसके बाद आता है, डू शॉर्ट एंड TB ट्रीटमेंट प्लान्स ऑफर द सोल्यूशन फॉर इंडियाज TB बर्डन। तो इसकी अगर रेलेवेंस देखें, ठीक है, तो यह आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। आपके जो अलग अलग डिजीज़ेज़ होते हैं, ठीक है, जैसे अभी कोविड हुआ तो कोविड की वैक्सीन्स के ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। टाइप ऑफ वैक्सीन, जैसे कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं, RNA वैक्सीन होती हैं, ठीक है, और उसके बाद अलग अलग तरीके की वैक्सीन होती हैं। तो उनके बारे में क्वेश्चन आया, कोविड के स्ट्रेन्स के बारे में क्वेश्चन आया, ठीक है। तो इसलिए जो डिजीज़ चल रहे होते हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है कि वो डिज़ीज़ क्या होता है, क्या पॉजिटिव एजेंट होता है, क्या इम्पैक्ट होता है डिज़ीज़ का, और ओवरऑल पॉपुलेशन पे क्या इफ़ेक्ट है और उसके क्या ट्रेंड्स हैं, ठीक है। ये आपको डिज़ीज़ के लिए जानना ज़रूरी है। एंड उन डिजीज़ से रिलेटेड क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव चल रहे हैं, ये चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। एंड अगर ये हो गया आपका प्री के लिए,
ठीक है। एंड अगर हम मेंस की बात करें तो मेंस में ये आपका GS3 के अंडर में आता है, ठीक है, कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अलग अलग हेल्थ केयर से रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं बेस्ड अपॉन द डिजीजेस। हमारे कंट्री में डिजीज़ बर्डन हो गया, ठीक है, और टीबी हो गया, इससे रिलेटेड क्या परफॉर्मेंस है अलग अलग स्कीम का, क्या उसके चैलेंजेस हैं, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या वे फॉरवर्ड है। तो एक तो ये इसमें आ सकता है। इसके अलावा ये आपका GS2 में भी आ सकता है, इन गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस आपका स्पेशली जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बात करी है। डू शॉर्टन टीबी ट्रीटमेंट प्लान्स ऑफर सोल्यूशन फॉर इंडियाज टीबी बर्डन, ठीक है, ये आपका टॉपिक है। अब बैकग्राउंड की अगर बात करें तो ये ट्यूबरकुलोसिस की बात करते हैं। ट्यूबरकुलोसिस का काफ़ी ज़्यादा हाई मोर्टेलिटी रेट होता है, मतलब यहाँ पे जो लोगों की डेथ होती है उसका काफ़ी हाई रेट होता है, ठीक है, काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ये डिजीज़ होने के बाद लोग नहीं बचते हैं इस डिजीज़ के कारण। उसके बाद ये एक ग्लोबल हेल्थ कंसर्न है, ये जो इशू है टीबी का ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद इंडिया में जो है पूरे दुनिया के 27% पेशेंट्स जो हैं मात्र इंडिया में ही हैं। तो इंडिया का जो डिजीज़ बर्डन है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट डिजीज़ बर्डन, वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है, ठीक है। उसके बाद 2011 और 2020 का अगर हम डेटा देखें तो इंडिया में एक स्कीम चलती है, नेशनल एलिमिनेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इस स्कीम के अंडर ऑलमोस्ट 17.14 मिलियन पीपल को इसके अंडर ट्रीट किया गया है, उन्हें दवा दी गई है, उनका ट्रीटमेंट इलाज करवाया गया है सरकार के द्वारा, और लगभग 1.4 मिलियन चिल्ड्रन इसके अंडर में ट्रीट हुए हैं, ठीक है। तो ये दो बैकग्राउंड की चीज़ें हो गई। और तीसरा बैकग्राउंड क्या हो गया आपका, जो कोविड-19 पैंडमिक हुआ था, तो जो टीबी से रिलेटेड प्रोग्रेस चल रहा था वो बहुत ज़्यादा एडवर्सली इम्पैक्ट हुआ था। क्यों? क्योंकि कोविड-19 जो था वो भी एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था, और ट्यूबरकुलोसिस भी है, वो भी आपका यही है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। एंड कहीं ना कहीं उसकी वजह से जो टीबी के मरीज़ थे वो कोविड की वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट हुए, उनको बहुत और भी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद चौथा आपका इम्पॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट ये है कि ग्रोइंग प्रॉब्लम ऑफ ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। इसका मतलब है टीबी, देखिए, ऐसी बीमारी है कि अगर उसका इलाज सही से नहीं किया जाए तो जो कीटाणु होते हैं, जो बैक्टीरिया होता है टीबी का, तो वो एंटीबायोटिक से इम्यून हो जाता है, ठीक है। जो इलाज चलता है उस पर फिर उन दवाओं का कोई असर नहीं होता है, वो रेजिस्टेंट बन जाता है। तब उसको ट्रीट करने के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दवा देनी पड़ती है, ठीक है, और ज़्यादा हाई डोज और हाई कॉन्सेंट्रेशन वाली दवा देनी पड़ती है, ठीक है। और इस तरीके के जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया कहते हैं, कि उन पे अलग अलग दवाओं का फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करी है कि जो हमारे कंट्री में टीबी का जो ट्रीटमेंट चलता है वो काफ़ी ज़्यादा चाइल्ड अनफ्रेंडली है, ठीक है। बच्चों को ध्यान में रख के वो वाली पॉलिसी, टीबी के ट्रीटमेंट की पॉलिसी नहीं बनाई है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे बताई है, टीबी जो है क्यूरेबल डिजीज़ है, ठीक है। टीबी जो है ठीक हो सकता है एक अच्छे इलाज के साथ, लेकिन उसका इलाज ही सबसे बड़ी चुनौती है। द ट्रीटमेंट इज़ चैलेंजिंग। तो यहाँ पे क्या बात करी है, स्पेशली जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है इसकी मेडिकेशन जो है 6 महीने तक इसकी दवा चलती है, एंड इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और ये साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ें और आपका ट्रीटमेंट वाली चीज़ों की प्रॉब्लम तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब पेशेंट जो हैं, मरीज़ जो हैं, वो बच्चे होते हैं। क्यों दिक्कत होती है? क्योंकि जो टैबलेट होती हैं टीबी की दवा की, वो एक तो उसका साइज़ बड़ा होता है टैबलेट का, और उस टैबलेट्स के टेस्ट बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो अगर बच्चों के नज़रिए से देखें तो वो दवा नहीं खाते हैं, दवा खाने में उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि वो दवाएं जो हैं बच्चों को ध्यान में रख के नहीं बनाई जाती हैं। जो आपने देखा होगा अक्सर बच्चों की दवाइयाँ होती हैं वो अक्सर छोटी टैबलेट होती हैं ताकि बच्चे जल्दी निकल लें। टैबलेट जो हैं उन अलग अलग फ्लेवर में होती हैं,
जो सिरप भी होती है अलग अलग फ्लेवर में होती है, ऑरेंज फ्लेवर में, एप्पल फ्लेवर में, पाइनएप्पल फ्लेवर में, ताकि बच्चे इस दवा से दूर ना भागें और बच्चे जो हैं दवा ले लें। क्योंकि अगर बच्चे अपनी छोटी उम्र में दवा नहीं लेते हैं तो उनका इलाज मुश्किल हो जाता है। तो ट्रीटमेंट फॉर दूसरी प्रॉब्लम यह है कि 6 महीने तक इसका इलाज चलता है, जो कि परिवारों के लिए पहली बात तो अफोर्ड करना और कॉन्स्टेंटली उसको बनाए रखना, बिल्कुल एक नियम अनुसार उसे बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों से संबंधित इलाज में ये दिक्कत आती है टीबी में। तो और उसके बाद ये होता है कि जब इतनी समस्याएं होती हैं तब लोग जो है इलाज करना छोड़ ही देते हैं बीच में, ठीक है। अब जब इलाज करना छोड़ देते हैं तब इससे कुछ समस्याएं और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्या समस्याएं बढ़ जाती हैं कि जैसे कोई बच्चा है, अगर उसे टीबी हो रखा है, ठीक है, अगर उसके बीच में दवा रोक दी जाती है तो आसपास के लोगों को भी खतरा रहता है कि उन्हें भी टीबी हो जाए, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, ठीक है, उन्हें भी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन रहता है। और अगर हम बीच में टीबी रोक देते हैं तो फिर जो बैक्टीरिया होता है वो आपका ड्रग रेजिस्टेंट बन जाता है, उस पर फिर उन दवाओं का फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि जो कोर्स डॉक्टर देता है दवाइयों का वो पूरा करना चाहिए, वरना ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इसका सल्यूशन क्या है, अब इसका इलाज क्या है इस समस्या का? देखिए, सबसे पहली बात तो अभी नया डेवलपमेंट क्या हुआ है कि जो अभी तक 6 महीने का ट्रीटमेंट का प्लान होता था, अब इससे कम समय की दवाएं आने लगी हैं, ऐसी दवाएं आने लगी हैं जिनमें कम समय लगता है, ठीक है, यूजिंग न्यू एंड इनोवेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स, जो कि 6 महीने से समय घटाकर मात्र 4 महीने तक ले आती हैं। और अभी कोई शाइन ट्रायल हुआ था, देखिए, जहाँ पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट करे गए थे, 1200 बच्चे लिए गए थे, टीबी के पेशेंट लिए गए थे और उन पे ट्रायल हुआ था, दवाओं का ट्रायल हुआ था। कहाँ पे? इंडिया, ज़ाम्बिया, युगांडा और साउथ अफ्रीका। वहाँ पे ये पाया गया चिल्ड्रन विद नॉन सीवियर टीबी कैन बी ट्रीटेड इन 4 मंथ्स। जिन बच्चों को बहुत गंभीर रूप से ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी नहीं है, उनका इलाज 4 महीने में हो जाता है। और इसमें और अच्छी बात यह है कि वाला जो इलाज है 4 महीने वाला, ये लागू करना बहुत आसान है। बहुत आसान क्या, जो रेगुलर इलाज होता है उसके कंपैरिजन में आसान है। लेकिन इंडिया अभी तक इसे अडेप्ट नहीं किया है। तो यहाँ पे ये जो छोटा वाला पीरियड है, 4 महीने का पीरियड है, हम चाहते हैं कि सरकार जो है एफर्ट ले इस इनोवेशन को अपनाने का और एक नई अप्रोच फॉलो करने का, ठीक है। द इनोवेशन ऑफ 4 मंथ, और ये भी पाया गया है कि 4 महीने तक का इलाज चलता है 6 से कम होके, और कुछ ऐसी दवाएं भी हैं जो कि आपका 6 महीने का इलाज मात्र 2 महीने में कर देती हैं, ठीक है। और एक और ध्यान में रखने वाली बात यह है कि ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, 4 महीने का कोर्स और 2 महीने का कोर्स, इतने छोटे जो पीरियड है ट्रायल का या ट्रीटमेंट का, ये अभी तक टीबी की दुनिया में ये अभी तक सबसे बड़ी डिस्कवरी है, एक टाइप से कह लीजिए सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। तो अब नई रिसर्च ऐसी हुई है कि अभी तक 30 और नए तरीके के केमिकल कंपाउंड पाए गए हैं जो कि टीबी से लड़ने में काम आते हैं, और वो अब डेवलपमेंट में है। तो अब ज़रूरत ये है कि हम इन केमिकल्स को, नए टीबी से लड़ने वाले केमिकल्स को हम आइडेंटिफाई करें, ठीक है, एंड उनको कम से कम साइड इफ़ेक्ट रखें उनका, ठीक है। कोशिश करें कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हो और उनकी टॉक्सिसिटी कम हो। और इसके लिए हमें जो अपने डोमेस्टिक और लोकल रिसर्चर्स हैं उनकी, और ग्लोबल लेवल के जो रिसर्चर्स हैं, ग्लोबल लेवल पे एक दूसरे से कोलैबोरेट करना पड़ेगा, और कंट्रीज़ को अपना पॉलिटिकल सपोर्ट देना पड़ेगा इस तरीके के मेडिसिन को और आगे बढ़ाने के लिए, जो कि लोगों के फ़ायदे में है। तो अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इनोवेशन की बात करती है, न्यूज़पेपर करता है, द कॉस्ट ऑफ न्यूअर मेडिसिन कम डाउन वेयर देयर इज़ पॉलिटिकल विल, ठीक है, कि जो नई तरीके की दवाएं होती हैं, अगर सरकारें चाहें तो शुरुआत में उनका दाम जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अगर सरकारें चाहें तो उनके दाम कम भी हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कोविड वैक्सीन जो है कई प्राइवेट कंपनियों ने बनाई, लेकिन उनके दाम उन्होंने बहुत ज़्यादा ऊंचे रख दिए। लेकिन सरकारों की सहमति से, ठीक है, उन्होंने ये वैक्सीन जो है बहुत भारी मात्रा में जनता को प्रोवाइड करी, वो भी फ्री में। तो ये होती है आपकी पॉलिटिकल विल। अगर सरकार चाहे, अगर पॉलिटिकल सेक्शंस चाहें तो हो सकता है।
और अगर उसकी कीमत कम होगी तो उसका और ज़्यादा ग्लोबल एडॉप्शन होगा, ठीक है, और भारी मात्रा में इस तरीके की दवाओं का एडॉप्शन होगा। इससे नए और इफ़ेक्टिव टीबी के इलाज हो सकेंगे और कम समय में टीबी का इलाज होगा। तो इंडिया का उद्देश्य है कि टीबी को 2025 तक भारत से बिल्कुल ख़त्म कर देने का उसका एम्बिशन है, ठीक है। और अभी 24 मार्च को देखिए, थीम फॉर वर्ल्ड टीबी डे होता है 24 मार्च को, ठीक है। 2023 में अभी लास्ट टीबी वर्ल्ड डे जो था उसका थीम क्या था, यस वी कैन एंड टीबी। तो ये है पूरा आपका कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन इस पूरे आर्टिकल का कि टीबी क्या है, ठीक है, टीबी के इलाज में क्या समस्याएं आती हैं और उसके संबंध में क्या क्या आजकल के समय में नई इनोवेशन हो रही है, ठीक है, और आगे हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये बताता है, ये इंफॉर्मेशन ये पूरा आर्टिकल बताता है, ठीक है। उसके बाद आखिरी में ये बात भी करी है कि अब इंडिया आगे और क्या कर सकता है, व्हाट इंडिया नीड्स टू डू मोर। सबसे पहली बात है एक्टिव स्क्रीनिंग, ठीक है, लोगों का टेस्ट करना, ठीक है, कि किस किस को टीबी है, किस किस को नहीं है, अलग अलग लैब्स लगवाना गाँवों में, अलग छोटी छोटी जगहों पे, ताकि अंदर तक गाँव में जाके, ठीक है, अलग अलग जगहों पे जाके पता लगा सकें। उसके बाद केस डिटेक्शन, अगर किसी को टीबी होता है तब एकदम पता लगाया जाए किसको हुआ है, ठीक है, रिपोर्ट किया जाए उसको। और न्यू गाइडलाइंस फॉर शॉर्टर टीबी ड्यूरेशन, की जो अब नए ट्रीटमेंट आने लगे हैं शॉर्टर ड्यूरेशन के, उसके संबंध में अब सरकार को नई गाइडलाइन अब जारी करनी चाहिए। तो ये हो गया आपका सेकंड आर्टिकल। तीसरा आर्टिकल है आपका न्यू इकोनॉमिक्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। तो इसकी अगर रेलेवेंस देखें, रेलेवेंस में ये वाला आर्टिकल आपका मोस्टली मेंस ओरिएंटेड है, ठीक है। मेंस में एक तो आप इसे GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, अबाउट ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। तो ये आपका GS3 में आता है, इंडियन इकोनॉमीज एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, क्योंकि यहाँ पे प्लानिंग की बात हो रही है, और आपका जो इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट, तो इन दोनों के पर्सपेक्टिव में आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बात करी जा रही है। अ न्यू इकोनॉमिक्स फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, तो अभी एक नई बुक आई है, ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ठीक है। ये एक अभी रिसेंट बुक आई है। देखिए, इससे रिलेटेड जैसे आपके एग्जाम्स होते हैं, UPPSC वाला जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, उसमें ऐसे अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि कोई अभी रिसेंट बुक जो आई है, थोड़ी फेमस बुक जो है, तो उसके ऑथर कौन है, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस इंफॉर्मेशन को देखिए। तो ये वाली बुक है, ये किन्होंने लिखी है, रघुराम राजन, ये आपके फॉर्मर RBI गवर्नर रह चुके हैं, और रोहित लांबा। तो इस बुक में क्या यहाँ पे सजेस्ट किया है कि इंडिया शुड स्टॉप फोकस ऑन हाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड फोकस ऑन हाई एंड सर्विसेज। और ये बात करी है, करेंटली देयर आर इनसफिशिएंट जॉब्स एंड इनकम्स। तो ऑथर ने इन दोनों पॉइंट्स को लेके बात उठाई है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि दैट देयर आर इनसफिशिएंट जॉब्स एंड इनकम, तो इसका यहाँ पे एग्जांपल भी बताया है कि जैसे आज के समय में कंट्री में फार्मर डिस्ट्रेस है, बहुत हाई लेवल पे इनफॉर्मलाइजेशन है वर्कफोर्स का, और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर इंडिया में अब बहुत भारी मात्रा में बढ़ रहा है। इंडिया में सोशल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, एंड कहीं ना कहीं 60% जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके EWS और रिजर्व ग्रुप्स के लिए रिजर्व्ड हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। तो ये एक मेजर इशू है दैट अबाउट इनसफिशिएंट जॉब्स एंड इनकम्स, ठीक है। उसके बाद है अ ग्रोथ अफेक्टिंग मिसमैच, ठीक है। तो आज के समय में हमारे देश में एक मेजर ऑब्स्टेकल क्या है कि एक मिसमैच एग्जिस्ट करता है स्किल्स के बीच में, जॉब्स के बीच में, इनकम के बीच में, कि अगर किसी को जॉब चाहिए तो उसके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है, और अगर किसी के पास जॉब है भी तो उसके पास सफिशिएंट इनकम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग मिसमैच है। ऐसा नहीं होता कि किसी के पास सफिशिएंट जॉब है उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट उसकी इनकम भी है, तो ऐसा कम केसेस में देखा गया है।
तो देखिए यहाँ पे एक बहुत जनरल चीज़ की बात करी है कि जनरली इकोनॉमीज़ में क्या होता है, इकोनॉमीज़ जो है अपने एग्रीकल्चरल सेक्टर से शुरू करती हैं, फिर आगे ट्रांसफॉर्म होकर मैन्युफैक्चरिंग फेज़ में जाती हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उस कंट्री में डेवलप होता है, उसके लिए एक रिक्वायर्ड लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश्ड होती हैं, लोग जो होते हैं एग्रीकल्चर से हट के मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, लोगों की इनकम्स बढ़ती हैं, लोगों के स्किल्स बढ़ते हैं, डिमांड, एक्सपेंडिचर, जीडीपी सब बढ़ता है। और इस फेज़ के बाद आता है सर्विसेज सेक्टर की कंट्री में, फिर सर्विसेज सेक्टर का डेवलपमेंट होने लगता है। अब इंडिया में क्या हुआ था, इंडिया की अगर प्लानिंग देखें तो इंडिया में एग्रीकल्चरल सेक्टर के बाद हम लोगों ने सीधे सर्विसेज सेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया, मैन्युफैक्चर को स्किप कर दिया, जिसका डेवलपमेंट आज के समय में हो रहा है। लेकिन अगर चाइना की बात करें, चाइना अभी उसी समय इंडिपेंडेंट हुआ था, लेकिन आज के समय में चाइना जो है बहुत आगे है इंडिया से जीडीपी के मामले में और इकोनॉमिक ग्रोथ के मामले में, अलग अलग फैक्टर्स में। तो उन्होंने क्या किया था, एग्रीकल्चर से इन्होंने लार्ज मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट किया था और आज के समय में चाइना जो है फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहलाती है एंड यहाँ से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इमर्ज होती है। और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग इस्टेब्लिश करने के बाद चाइना जो है सर्विसेज में एंटर किया है। तो कहीं ना कहीं इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग को स्किप करके सर्विसेज सेक्टर को प्रमोट किया है। हाँ, आज के समय में इंडिया का जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है सबसे ज़्यादा सर्विसेज से ही है, ठीक है, और इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है कहीं ना कहीं वो बैलेंस भी सर्विसेज की वजह से होता है। एंड सर्विसेज भी जो है बहुत ढेर सारा वैल्यू एडिशन इंडिया में प्रोड्यूस करती हैं, तो सर्विसेज का बहुत कंट्रीब्यूशन है और लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का नहीं है इस मामले में। तो अगर हम इंडिया का और बैकग्राउंड देखें तो इंडिया ने इन्वेस्टमेंट अगर पास्ट में किया भी था तो वो सर्विसेज में नहीं, मैन्युफैक्चरिंग में नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किया था और उसका नतीजा आज हमें दिख भी रहा है। जैसे IITs इस्टेब्लिश हो चुके हैं, इसरो इस्टेब्लिश हो चुका है। लेकिन जो हाई एंड सर्विसेज हैं कहीं ना कहीं उसमें इन्वेस्टमेंट किया तो था, सर्विसेज सेक्टर बढ़ा था, लेकिन जो हाई एंड सर्विसेज होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाया। देयर इज़ पुअर एंड अनडिजायर्ड आउटकम्स एंड लैक ऑफ जॉब्स। कि ये फैक्ट है कि सर्विसेज सेक्टर का जीडीपी कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है इंडिया में, लेकिन कितने सारे लोग सर्विसेज में एम्प्लॉयड हैं ये बहुत कम है। देखिए एक्चुअली, ठीक है, ये आपके एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग से भी काफ़ी कम है। उसके बाद बात करते हैं द रियलिटीज़ ऑफ दैट आर बीइंग मिस्ड। जब हम अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में बात करते हैं, तब काफ़ी सारे जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं वो मिस हो जाते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक थ्योरीज़ हैं वो कई रियलिटीज़ को मिक्स करती हैं, मतलब वो काफ़ी सारे एजम्पशंस को ध्यान में रख के चलती हैं, ठीक है, और कई सारी रियल में जो चीज़ें होती हैं उन्हें मिस करती हैं। जैसे क्या, एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग का फैक्टर मिस कर देती हैं कि पीपल लर्न न्यू स्किल्स, इंक्रीज देयर इनकम एंड इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ नेशन। कि लोगों की जो कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसको अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है हमारे इकोनॉमिक थ्योरीज़ में। ज़्यादातर हम लोग इकोनॉमिक थ्योरीज़ में नंबर्स के बेसिस पे चलते हैं, लेकिन जो लर्निंग पार्ट होता है लोगों का, स्किल वाला पार्ट होता है, उसको नहीं लिया जाता है। एंड एस्पेक्ट ऑफ इवॉल्विंग नेचर ऑफ वर्क एंड लोकेशन, ठीक है, आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ स्किल एंड इनकम। कहीं ना कहीं इसको भी इग्नोर किया जाता है कि वर्क, अलग अलग टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं, उनका नेचर क्या है और किस तरीके से वो इवॉल्व हो रहे हैं आज के सिनेरियो में, और जो लोग काम भी कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में। अगर हम स्किल एंड इनकम की इकोनॉमिक थ्योरीज़ की बात करें तो उनमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में अगर बात करें हम, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो है एक बहुत डाइवर्स एरिया होता है। इसमें बड़े स्केल पे इंडस्ट्रीज़ होती हैं, बहुत हाईली कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रीज़ होती हैं और ये शहरों में होती हैं। लेकिन इसके अलावा छोटे स्केल पे भी इंडस्ट्री होती हैं, ठीक है, कम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ होती हैं, रूरल एरिया में भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं और लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज़ भी होती हैं जहाँ पे क्या मशीन से ज़्यादा लेबर का काम हो, ठीक है। तो इन इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में काफ़ी प्रमोट किया जा सकता है, जैसे एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, फॉर सेलिंग इन द लोकल मार्केट, ठीक है। हम ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ को अगर प्रमोट करेंगे तो यहीं पे प्रोड्यूस होगा और यहीं के ही लोकल मार्केट में कंज्यूम होगा।
तो यहाँ पे बात करी है कि हमारे जीडीपी ग्रोथ के लिए इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को चेंज होना पड़ेगा और ज़्यादा इंक्लूसिव और सस्टेनेबल होना पड़ेगा। इसके लिए हमें इंडिया में और ज़्यादा जॉब्स चाहिए होंगी और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगा, और हम चाहेंगे कि लोगों का अर्निंग हो गया, स्पेंडिंग हो गया, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स हो गया और स्किल कैपेसिटी जो है वो बढ़े। ये तभी हो पाएगा, और इसके लिए ये हम फुलफ़िल कर सकें, इसके लिए हम ज़रूरी है कि हम स्मॉल स्केल और इनफॉर्मल सेक्टर्स पे ध्यान दें। उसके बाद आता है ये कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है हमारा एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंज। ये है आपका मेक फॉर इंडिया एंड मेक इन इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि इन्वेस्टमेंट in education and skills for high-end manufacturing service is not useful if they cannot be employed। कि हम इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने शिक्षा में और कौशल विकास योजनाओं में, ताकि अलग अलग बहुत तकनीकी जॉब्स जो हैं आपकी हाई एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज होती हैं उसमें लोग एप्लीकेबल हों, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है अगर लोगों को नौकरियां ही ना मिलें। ठीक है, उसके बाद भी और ये बात करी है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इम्पॉर्टेंट है कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी और लोकलाइज्ड हो ताकि सस्टेनेबल ग्रोथ हो पाए। तो कहीं ना कहीं ये बात करी है कि जो हमारी अभी टेंडेंसी है टैक्स रिडक्शन की, रिडक्शन ऑफ ड्यूटीज़ की, ताकि हम और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें, उसे हमें चेंज करना पड़ेगा और उससे भी एक बेहतर स्ट्रैटेजी लानी पड़ेगी ताकि जो आइडिया ऑफ ट्रिकल डाउन है वो एक्चुअली हो पाए। तो तो कहीं ना कहीं इसी आइडिया से मिलती जुलती ये भी बात है कि हम इंपोर्ट तो और कर लेंगे, एफडीआई भी ले आएंगे, लेकिन उसका कोई हेल्प नहीं होगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक लोग काम ना करें और उनकी इनकम ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वी नीड टू ब्रेक अवे फ्रॉम द प्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड बी मोर इंक्लूसिव। ऐसी हमें पॉलिसीज़ लानी पड़ेगी जिससे कॉमन मैन को बेनिफिट मिल सके। ठीक है, एंड ये भी बताया है कि प्रेजेंटली अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया एज इट इज़ हाईली अट्रैक्टिव फॉर इन्वेस्टमेंट, यूज द अपॉर्चुनिटी फॉर मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया। कि आज के समय में इंडिया जो है एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की कोशिश कर रहा है, एंड कंट्रीज़ जो हैं इस प्रॉस्पेक्ट से अट्रैक्ट भी हो रही हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, इंडिया को इस अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए जो मेक इन इंडिया मेक फॉर इंडिया है, इस आइडिया को प्रमोट करना चाहिए। देखिए, ये पूरा आइडिया है क्या कि अगर हम लोगों को स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में काम करने का अगर हम स्किल्स प्रोवाइड करें, तो जैसे मान लीजिए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, कोई रिक्शा वाला होता है, रिक्शा पुलर्स होते हैं, या कोई एग्रीकल्चरल लेबर होता है, अगर उसको छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ में हम काम करने के स्किल्स दे दें, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं अगर इंडिया जो है इंडस्ट्रीज़ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ या फिर स्मॉल वाइट गुड इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करें, तो वो वहाँ पे जाके एम्प्लॉय हो सकते हैं। अगर वहाँ पे जाके एम्प्लॉय करेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने एग्रीकल्चरल या फिर अपनी इनफॉर्मल एक्टिविटी से तो ज़्यादा ही कमाएंगे। ठीक है, पहली बात तो वो कमाएंगे और वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी के लिए भी कंट्रीब्यूट करेंगे और ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, जब इनकम बढ़ेगी उस व्यक्ति की तो कहीं ना कहीं उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने लगेगा, उसकी फैमिली इनकम बढ़ने लगेगी। ठीक है, फिर वो जो व्यक्ति है और बेटर गुड्स जो है डिमांड करेगा। ठीक है, तो वो जो डिमांड है वो वही इंडस्ट्रीज़ फुलफिल कर देंगी जिन इंडस्ट्रीज़ में वो काम कर रहे हैं। तो ये जो है जो गुड्स हैं इंडिया में ही बनेंगी और इंडिया के लोग ही उन्हें कंज्यूम करेंगे और इंडिया के लोग ही उन इंडस्ट्रीज़ में काम करेंगे। ये है पूरा आइडिया मेक इन इंडिया और मेक फॉर इंडिया। ये आइडिया है एक आपका सेल्फ सफिशिएंसी मॉडल का। तो ये हो गया आपका थर्ड आर्टिकल। उसके बाद हम देखते हैं अगला आर्टिकल, द आउटलुक फॉर 2024 द वर्ल्ड एंड इंडिया। तो इसकी रेलेवेंस की बात करूं तो रेलेवेंस के लिए देखिए ये वाला जो आर्टिकल है ये आपका मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू का अच्छा आर्टिकल है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये काफ़ी सारी चीज़ों की बात करता है। ये वाला आर्टिकल आपका एक ओवरव्यू देता है काफ़ी सारी चीज़ों का। ये वाला आर्टिकल आपका इंडिया के इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका नेबरहुड पॉलिसी हो गया, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया, ठीक है, और इंडिया का चाइना के साथ जो संबंध है उसके बारे में
बात हो गई। उसके बाद आपका यहाँ पे पॉलिटी के बारे में बात करते हैं कि आज के अगले साल जो है कहीं ना कहीं आपके इलेक्शंस होंगे, वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेंगे, ठीक है। एंड इंडिया की जो इंटरनल पॉलिसीज़ हैं, इंडिया के जो इंटरनल सोशल इश्यूज़ हैं जैसे कास्ट, कहीं ना कहीं ये बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये वाला जो पूरा आर्टिकल है ये एक टाइप से एक कंबाइंड एक टाइप से एस्से की तरह समझ लीजिए। तो इसके जो पॉइंट्स हैं आप एस्से में काफ़ी यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के एस्सेज में, जहाँ पे आप इंडिया के ट्रेंड्स की बात करते हैं या कंटेम्प्रेरी सिनेरियो की बात करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस आर्टिकल में क्या बात हो रही है। द आउटलुक फॉर 2024 फॉर वर्ल्ड एंड इंडिया। तो अगर यहाँ पे बिगनिंग ऑफ 24 की बात करें तो आज के समय में वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ अनसर्टेनिटीज़ एंड ग्लोबल ऑर्डर इज़ बीइंग चैलेंज्ड, ठीक है। जैसा कि हम देख रहे हैं कोविड-19 पैंडमिक हो गया, ठीक है, आपके अलग अलग फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गए, वॉर्स हो गए, अलग अलग लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई, ठीक है। तो आज के समय में जो है काफ़ी सारे अनसर्टेनिटीज़ हैं और जो ग्लोबल ऑर्डर है आपका, जो मेजर ट्रेडिशनली जो मेजर पावरफुल कंट्रीज़ हैं उनकी पावर जो है चैलेंज हो रही है, और जो ओवरऑल ऑर्डर है ग्लोबल ऑर्डर जैसे रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। अलग अलग जो एरियाज ऑफ इम्पोर्टेंस हैं दुनिया में वो शिफ्ट हो रहे हैं। फॉर इंस्टेंस पहले मिडिल ईस्ट हुआ करता था, अब वहाँ से हट के इंडो पैसिफिक एक इम्पॉर्टेंट एरिया बनता जा रहा है। इस तरीके से ग्लोबल ऑर्डर चेंज हो रहा है और चैलेंज भी हो रहा है, ठीक है। जैसे बाईपोलर वर्ल्ड ऑर्डर था पहले, अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस मिल रहे हैं डेवलप्ड नेशंस को, ट्रेडिशनली पावरफुल नेशंस को बाय इमर्जिंग नेशंस। और कहीं ना कहीं देयर इज़ एन इंक्रीज इन जियो स्ट्रैटेजिक कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। जियो स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव में भी देखें तो वहाँ भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर की अगर बात करें तो एक तो वॉर तो चल ही रहा है, इसी के साथ काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे इसका काफ़ी भारी प्रभाव है। जैसे आपका रशिया हो गया, यूनाइटेड नेशन के इलेक्शंस हो गए, आपके यूक्रेन हो गया, तो यहाँ की डोमेस्टिक पॉलिसीज़ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर मिडिल ईस्ट में देखें वहाँ पे हमास इजराइल का वॉर चल रहा है, एंड उसी वक्त वेस्ट जो है अपनी हिपोक्रेसी भी दर्शा रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग एक अलग से आर्टिकल में हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी। एंड कहीं ना कहीं आपके हमास इजराइल वॉर की वजह से ईरान, रशिया और चाइना जो है वो और करीब आते जा रहे हैं, इनका एक नेक्सस डेवलप होता जा रहा है। एंड अगर इंडिया की अगर बात करें 2024 में, तो मिड 2024 में इंडिया में जनरल इलेक्शंस कंडक्ट होंगे। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करते हैं, कीपिंग ट्रैक ऑफ चाइना द रीजन। इंडिया चाइना रिलेशन विल रिमेन स्टेलमेट इन 2024, नो साइड अकोमोडेटिंग ईच अदर। तो जैसे हम देख चुके हैं अभी हाल ही के पिछले कुछ सालों में कि इंडिया चाइना के बीच में काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं। गलवान वैली हो गया, डोकलाम हो गया, और भी सारे इश्यूज़ हो गए, अरुणाचल का इशू हो गया, ठीक है, लद्दाख रीजन में हो गया। तो उसके अलावा चाइना और इंडिया के बीच इकोनॉमिक रिलेशंस में भी काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आए हैं। जैसे इंडिया का इंपोर्ट डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है चाइना के ऊपर, ठीक है। इंडिया ने अभी काफ़ी सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हैं चाइनीज़ ऐप्स के ऊपर कुछ समय पहले, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, एंड उसके बाद जो है कोविड-19 हो गया। तो कहीं ना कहीं इंडिया और चाइना के जो संबंध है वो 2004 में अच्छे बनते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। और दोनों साइड जो है एक दूसरे को अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर चाइना की बात करें, चाइना को ऐसा लगता है कि जैसे इंडिया जो है यूएस की तरफ काफ़ी ज़्यादा टिल्ट होता जा रहा है और यूएस के साथ एक एंटी चाइना अलायंस फॉर्म कर रहा है, एंड देयर इज़ नो लाइकलीहुड ऑफ एनी मेजर कॉन्फ्रंटेशन ऑफ चाइना इन 2024। तो जैसा कि हम जान ही रहे हैं, ये दोनों देश एक दूसरे को अकोमोडेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक दूसरे के प्रति, दोनों के प्रति सस्पिशन डेवलप हो रहा है, कॉन्फिडेंस ये डेवलप हो रहा है। लेकिन ऑथर कह रहे हैं कि 2024 में ऐसा नहीं लगता है कि कोई कॉन्फ्रंटेशन होनी चाहिए इंडिया चाइना के बीच में। लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है, देखिए
देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ऐसी संभावना है कि इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एस्केलेशन हो जाए, क्योंकि चाइना की जो अब इकोनॉमी है वो अब पीक ग्रोथ अटेन कर चुकी है, अब धीरे धीरे जो है वो डिक्लाइन हो रही है। अब ये क्यों है, इकोनॉमी और बॉर्डर रिलेशंस का क्या बताया जा रहा है, ठीक है, तो इससे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जब ग्रेट लीप फॉरवर्ड मूवमेंट हुआ था चाइना में रिफॉर्म्स का 1958 में, वो फेल हो गया था, एंड उसी के 4 साल बाद 1962 में चाइना ने इंडिया पे अटैक किया था, ठीक है, जहाँ पे अक्साई चिन वाला इशू हुआ था। एंड उसी को ध्यान में रखते हुए आज भी चाइना की इकोनॉमी अब वापस डिक्लाइन हो रही है। तो ऐसा पॉसिबल है कि चाइना कुछ ना कुछ इस मामले में एक्टिविटी कर सकता है। तो हमें हिस्ट्री से सीखने की ज़रूरत है इस वाले पर्सपेक्टिव में। अगली चीज़ जो ऑथर कहते हैं, इंडियाज़ एक्सटर्नल रिलेशंस इन अदर एरियाज इन 2024। एक एस्पेक्ट तो हो गया इंडिया के एक्सटर्नल रिलेशंस का चाइना, जो कि बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। अब अगर बाकी एरियाज़ की बात करें तो जैसा कि हम देख रहे हैं आज के समय में रशिया और चाइना जो है वो क्लोज होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर रशिया चाइना का एक्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग बनता जाए, अगर रशिया चाइना और ज़्यादा क्लोज आते जाएं, तो कहीं ना कहीं इंडिया और रशिया के संबंध जो हैं वो कम होने लगेंगे, ठीक है, वो अच्छे नहीं रहेंगे। रशिया जब चाइना को फेवर करेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए इंडिया को फेवर कम करेगा। तो कहीं ना कहीं अगर रशिया से अच्छे संबंध नहीं होंगे तो इंडिया का जो सेंट्रल एशिया की तरफ जो एक्सेस है वो और वीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ध्यान में रखने वाला। उसके बाद इंडिया के नेबरहुड की बात करें तो यहाँ पे भी इंडिया के पड़ोसी देशों से संबंध में भी एक अनसर्टेन सिचुएशन है, ठीक है। जैसे अफ़गानिस्तान की अगर बात करें, अफ़गानिस्तान के साथ लगभग हमारे संबंध ना के बराबर हैं। बांग्लादेश, मालदीव और नेपाल की बात करें तो अब यहाँ पे चाइना की जो गतिविधि है वो और बढ़ती जा रही है, एंड कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए ये तीनों देश जो हैं भारत के ऊपर अपनी निर्भरता कम करते जा रहे हैं। अगर वेस्ट एशिया की बात करें, ठीक है, वेस्ट एशिया में इंडिया का इन्फ्लुएंस जो है कम होता जा रहा है। यूएई के साथ अच्छा हो रहा है, यूएई एक यूनाइटेड अरब अमीरात जो है एक एक्सेप्शन है, लेकिन बाकी मिडिल ईस्टर्न और वेस्टर्न एशिया कंट्रीज़ के साथ अच्छे नहीं हो रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं वो कंट्रीज़ भी जो हैं, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ भी जो हैं वेस्ट से, वेस्टर्न नेशन जैसे यूनाइटेड स्टेट हो गया और यूरोपियन कंट्रीज़ हो गई, इनसे दूर हट के चाइना और रशिया की तरफ और झुक रहे हैं। तो इसलिए हो रहा है ये, क्योंकि देखिए इंडिया के साथ इसलिए नहीं, क्योंकि इंडिया के अब वेस्ट के साथ अच्छे संबंध बन रहे हैं। इंडिया की चाइना के साथ अच्छी नहीं बनती है बहुत ज़्यादा, और चाइना जो है रशिया के साथ अच्छे संबंध बना रहा है, और वेस्ट के साथ एक टाइप से अच्छी नहीं बनती चाइना की। तो इसलिए जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वेस्ट ने बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस किया है, वेस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, वो भी अब वेस्ट से हट के चाइना की तरफ मूव कर रही हैं। तो ये एक टाइप से इंडिया के लिए एक डिफ़िकल्ट पोजीशन है। तो अब अगर इंटरनल डायनेमिक्स की बात करें हम लोग, इंडिया के इंटरनल पॉलिटिक्स के बारे में, तो अगले साल इंडिया में इलेक्टोरल बैटल होगा, ठीक है, इलेक्शंस होंगे। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं आज के समय में इस बार के इलेक्शन में कास्ट फैक्टर जो है इसको बहुत हाईलाइट किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर बन रहा है, क्योंकि अलग अलग कास्ट ग्रुप को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है, ठीक है। जो अलग अलग आपके कास्ट डायनेमिक्स थे कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होती थी, कास्ट बेस्ड पार्टीज़ होती थी, कास्ट बेस्ड लॉयल्टीज़ होती थी, उन पे काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल फैक्टर्स प्ले हो रहे हैं। एंड बैकग्राउंड में जो चीज़ लोग बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होता हुआ देख पा रहे हैं वो है कि बहुत बड़ी संख्या में सोशल इंजीनियरिंग और सोशल फ्रैगमेंटेशन हो रही है, जिसको आपस के सोशल ग्रुप्स के बीच में डिवाइड पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है हम इलेक्टोरल बैटल से ध्यान में रखने के लिए। और उसके बाद देयर इज़ अ वेरी लिटिल डिबेट ओवर द की इश्यूज ऑफ कॉमन कंसर्न, कि जो आपके मूल इश्यूज़ हैं जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, स्किल्स हो गया, एजुकेशन हो गया, इंडिया की हेल्थ सेक्टर हो गया, आपकी जो सर्विसेज हो गई,
उनसे रिलेटेड जो इश्यूज़ हो गए, जैसे करप्शन हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, इन इश्यूज़ को हाईलाइट इलेक्शंस में उतना कम किया जा रहा है, लेकिन कास्ट फैक्टर्स और सोशल इंजीनियरिंग, सोशल फैक्टर्स बहुत भारी मात्रा में डोमिनेट कर रहे हैं। उसके बाद देयर इज़ एन इंडिया पॉलिटिक्स में अब एक और देखने वाली चीज़ है कि जो इंडियन पॉलिटी है वो यूनिटरी एस्पेक्ट्स की तरफ ज़्यादा बाया टिल्ट हो रही है दैन फेडरल एस्पेक्ट, इंक्रीजिंग सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है, जैसे अभी जम्मू कश्मीर का जो सीन था अभी वो देखा गया है। ठीक है, उसके बाद जो सेंटर है स्टेट्स के ऊपर डोमिनेट कर रहा है बाय डिफरेंट मीन्स। ठीक है, तो ये देखा जा रहा है कि सेंटर जो है और ज़्यादा पावरफुल बनता जा रहा है और जो फेडरल कोऑपरेशन है कहीं ना कहीं वो हिट हो रही है। उसके बाद अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में जो चल रहा है, इतने सारे एमपीज़ का सस्पेंशन चल रहा है, पार्लियामेंट में ब्रीच हुआ है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस पार्लियामेंट से रिलेटेड जो इनस्टेबिलिटी है वो 2024 में भी कंटिन्यू हो सकती है बेस्ड अपॉन द रिसेंट सिक्योरिटी ब्रीच। एंड अभी जो आपके एक पार्लियामेंटेरियन का एक कमेटी ऑफ एथिक्स में एक्सपल्शन हुआ है। ठीक है, पार्लियामेंटेरियंस एक्सपल्शन बेस्ड अपॉन द मेजॉरिटी, गवर्नर्स का एटीट्यूड स्टेट गवर्नमेंट में और टेंशन बिटवीन सेंटर और स्टेट, ये एक बहुत बड़ा इशू है जो कि आपका 2024 में कंटिन्यू हो सकता है। इस तरीके के सेंटर स्टेट इशू, गवर्नर से रिलेटेड इशूज़, एंड कहीं ना कहीं इन सारे फैक्टर्स के बीच में आपका रीसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है ओवर आर्टिकल 370 जिसको अपहोल्ड किया था, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, और ये बताया कि जो पावर है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको भी अपहोल्ड किया था, अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा हमारे पूरे 2024 के इलेक्शंस में। तो अगर सेंटर स्टेट के टाइज की बात करें तो करंट पार्टीज एट सेंटर नीड टू रीथिंक बेस्ड अपॉन व्हाट कैन बी डन इन द प्रेजेंट सिचुएशन, कि सेंटर में जो पार्टीज़ हैं आजकल के समय में, जो इंटरनल डायनेमिक्स हैं उनको लेके सेंट्रल पार्टीज़ को, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या किया जा सकता है उसके बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को ध्यान सोचना पड़ेगा। एंड दोनों सेंटर स्टेट को और कोऑपरेशन की हमें की इम्पोर्टेंस होगी और कोऑपरेशन की ज़रूरत होगी। सेंटर स्टेट को दोनों को ओपन माइंडेड रखना होने की ज़रूरत है ताकि दोनों एक दूसरे के इनसिक्योरिटीज़ को या फिर फियर्स को मिटिगेट कर पाएँ। ठीक है, और दोनों ही अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक कंस्ट्रक्टिव मैनर में फुलफ़िल कर पाएँ। एंड कहीं ना कहीं वी नीड टू इम्प्रूव सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर जो है इट नीड्स टू टेक द इनिशिएटिव टू क्रिएट इवन स्ट्रॉन्गर नेशन। ठीक है, कि जो कहीं ना कहीं लैक ऑफ कोऑपरेशन है सेंटर स्टेट के बीच में, वो इंडिया की इंटीग्रिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो इसके एज अ सल्यूशन की तरफ बढ़ने के लिए पहला कदम देखिए सेंटर को उठाना पड़ेगा, ताकि जो हमारे नेशन की स्ट्रेंथ है वो और ज़्यादा, हमारा नेशन जो है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके। तो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। ये 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे समझने वाले। सो आई होप आपको ये यूज़फुल लगे होंगे। अगर आपको कोई इशू हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट एडिटोरियल।